नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। क्या भारत में अब स्कूल सिर्फ बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए रह गए हैं और करियर बनाने की जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर्स ने संभाल ली है? क्या हमारे एंट्रेंस एग्जाम इतने कोचेबल हो चुके हैं कि बिना कोचिंग लाखों छात्रों को सफलता की कोई उम्मीद दिखती ही नहीं है? यही वजह है कि आज देश में हजारों करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। बच्चे स्कूल से ज्यादा वक्त कोचिंग में बिताते हैं। डमी स्कूलों का चलन बढ़ चुका और माता पिता की जेब पर भी भारी बोझ पड़ रहा है। अब सरकार के एक पैनल ने इस पूरे सिस्टम पर बड़े सवालिया निशान लगाए हैं। एक तरफ सिफारिश है कि कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट किया जाए, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून बने, जवाबदेही तय हो और छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ कोचिंग पर नकेल कसने से समस्या खत्म हो जाएगी? पैनल की दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है कि हमारी प्रवेश परीक्षाओं को ही ऐसा बनाया जाए जिन्हें पास करने के लिए महंगी कोचिंग नहीं हो, बल्कि स्कूल और बोर्ड की पढ़ाई ही काफ़ी हो। तो ऐसे में सवाल सिर्फ कोचिंग को रेगुलेट करने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिर से स्कूलों के इर्द गिर्द खड़ा किया जा सकता है? आज यही सवाल हम उठाएंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो प्रबुद्ध अतिथि हैं। हजारीबाग की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर सीबी शर्मा और कोटा के करियर पॉइंट के सीएमडी प्रमोद महेश्वरी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये अभी तो सिफारिशें आई नहीं हैं, मतलब अभी तो ये खबरें हैं। जब फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट आ जाएगी फिर हम आप दोनों को आमंत्रित करेंगे और उस दिन तो हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जितनी सिफारिशें हमें पता है इस कमेटी की, उसके दो मोटे हिस्से हैं। एक तो वही कोचिंग सेंटर्स पर सवाल और उनको रेगुलेट किया जाए, ये वो, और दूसरा जो जैसा मैंने शुरू में भी कहा, बड़ा और अहम सवाल कि कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये पूरा सिस्टम बना ही क्यों? क्योंकि आपकी प्रवेश परीक्षाओं में और आपकी 11वीं 12वीं या बाकी स्कूली परीक्षाओं में ज़मीन आसमान से ज़्यादा का अंतर है। इसीलिए शर्मा सर, मैं आपसे ये सवाल की शुरुआत करता हूं और मैं भी इस हिस्से को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि अगर आपका परीक्षा का पैटर्न, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न और वहाँ की पढ़ाई उनमें थोड़ा भी तालमेल होता तो आज ये शो हम नहीं कर रहे होते। लेकिन मैं जो प्रश्न उठाना चाहूंगा कि क्या ये पहली बार पता चला आपको और इस देश को, हमारे मंत्रालय को, और अब पहली बार हमको ये मालूम हुआ कि जो बोर्ड का करिकुलम सिलेबस है, जो सीबीएसई का या एनसीईआरटी का है, वो कोचिंग या जो आपके एंट्रेंस टेस्ट है उसके सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है। पहली बार पता चला ना? जरा पूछिए ये बात। ये हम कितने वर्षों से, दशकों से ये बात उठा रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी का करिकुलम उससे अलग क्यों है जिस पर कि आप एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। और अगर वो अलग होगा तो बच्चा किसकी तैयारी करेगा? कौन सी परीक्षा बच्चा पास करना चाह रहा है? क्या करना है बोर्ड के रिजल्ट का? आप हमको 100% नंबर दीजिए और आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा 100% का? आप मुझे 60% दीजिए और आईआईटी में एडमिशन कराइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपके बोर्ड के रिजल्ट से। ये बात बहुत पुरानी है। 60 के दशक में आपका एडमिशन मार्क्स बेसिस पर होता था, तो बोर्ड की परीक्षा का महत्व था। विद्यालय सीरियसली लेते थे, बच्चे सीरियसली लेते थे। लेकिन जब आपने कह दिया कि नहीं, अब हम एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन करेंगे, तो बच्चे क्लासेस छोड़ के बोर्ड की तैयारी करने कोचिंग सेंटर्स में चले गए। ये तो सबको पता है, कम से कम 50 सालों से पता है। लेकिन आप इसको सुधारना ही नहीं चाह रहे हैं। ये पहली बार बिल्कुल पता नहीं चला है। हम लोगों को मालूम है, जो शिक्षाविद, हम इस पर काम करते रहे, हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के कान पर जू नहीं रेंगता है। महेंद्र मोहन ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था 2007 में। पुरंदेश्वरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी। उन्होंने वादा किया था कि हम बड़ा कड़ा कानून लाने जा रहे हैं इसके लिए और बहुत जल्दी आएगा। और ये कई बार प्राइवेट मेंबर्स बिल आ चुका है, ये सबको पता है और सब जानते हैं।
लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है, शायद आगे आपके कार्यक्रम में मैं इसका जवाब दूंगा। इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास है, सबको पता है बीमारी क्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम आंख मूंदे रहना चाहते हैं। और जहां तक आपकी कमिटी है, उसके सदस्य हैं, उन पर मैं जरा बाद में बात करूंगा, लेकिन इनिशियल रिमार्क्स मेरा यही होगा, हमें पता है बीमारी, हम बीमारी ठीक नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपने सही बात कही कि जो ये बात अब आज हम 2026 में कर रहे हैं, ये कोई ऐसी दबी छुपी हुई बात तो है नहीं। बहुत पहले से कही जा रही है, बहुत पहले से इस पे चर्चा होती है, लेकिन अब जाके एक कमेटी बता रही है हमें कि ऐसा हो। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? प्रमोद जी, पहले तो आपका धन्यवाद, चूंकि आप कोचिंग साइड पर हैं और ये तो मतलब कोचिंग को रेगुलेट और बैशिंग वाली ही पूरी बात है, लेकिन फिर भी आप हर बार आते हैं और निष्पक्षता से अपनी राय रखते हैं, आपके साथ अच्छी बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन ये जो बात अभी शर्मा सर ने कही और आज जो ये निकलकर बात सामने आ रही कि अब आप कोचिंग्स को रेगुलेट कीजिए, 2 मिनट के लिए मैं उसे अभी अलग रख रहा हूं, उस पर भी आएंगे। लेकिन जो आपकी प्रवेश परीक्षाएं और आपकी स्कूल की पढ़ाई, क्या ये जानबूझकर ही अंतर पैदा किया गया ताकि इस तरीके से पूरा एक सिस्टम खड़ा हो? और आज होते 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 हम वहां तक पहुंच गए जो नीट की ताजा घटना, और एक मतलब पूरा सर्किल पूरा हो गया। इसीलिए तो इतनी आवाज उठ रही है ना, इसीलिए तो अचानक से इतनी कमेटियां बन रही हैं, ये कि वो पूरा सिस्टम एक जगह पे आके कोलैप्स कर गया और उसमें भ्रष्टाचार की फफूंद भी लग गई। विपिन जी, मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। जो जेई का या नीट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस तो सीबीएसई का या जो बोर्ड का सिलेबस है वही है। सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है। जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस या डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं वो बहुत लो प्रोफाइल होते हैं, और जो एडवांस एंट्रेंस में पूछे जाते हैं थोड़े से हाई प्रोफाइल होते हैं। परंतु उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज तो स्कूल एजुकेशन जितनी ही चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम कोचिंग को रेगुलेट करेंगे। अरे भाई, आप स्कूल को रेगुलेट करिए ना, स्कूल में क्वालिटी बढ़ाइए। वहां पर कोई कुछ तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं जहां पर वो फेल है। कोचिंग है ही क्यों? स्कूल सिस्टम के फेलियर की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिस्टम में आए। अगर स्कूल एजुकेशन को आप सही कर देंगे, उसमें क्वालिटी बढ़ा देंगे, वहां पर फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसको अच्छा लगता है कि स्कूल की भी फीस भरे और कोचिंग की भी फीस भरे? ये कोई पसंद थोड़ा ही करता है। मेरे टाइम का, मुझे आज से 30 साल पहले मैंने आईटी का एग्जाम दिया था। स्कूल में हम पढ़ाते थे, अच्छे टीचर पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करी और आईटी में क्वालिफाई करे। आज स्कूल का स्तर इतना खराब हो चुका है कि इवन बोर्ड के लिए ट्यूशन जाना पड़ रहा है। तो ये तो सबसे पहले जो बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए ट्यूशन ले रहा है बच्चा, तो ये तो स्कूल को रेगुलेट करिए। और वैसे मेरा मानना है कि सरकार गलत जगह एनर्जी लगा रही है, जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगा रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो अपने आप सोते ही खत्म हो जाएंगे। आप स्कूल को सही कर दीजिए, क्वालिटी को बढ़ाइए, और वहां पर मुझे लगता है कि कोई भी उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि हम तो हमारा काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर स्कूल अपना काम सही कर रहे होते तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो होते ही नहीं दुनिया में। तो मेरा तो विचार ही, सोच ही थोड़ा सा अलग है। और कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस ही स्कूल सिस्टम के फेलियर की वजह से, जब तक इसको जड़ से सही नहीं करेंगे, ये खत्म नहीं करा जा सकता। आप रेगुलेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परंतु लोग तो जाएंगे कोचिंग। जी, अब इस सवाल एक अलग ट्विस्ट लेके मैं सवाल शर्मा जी आपके पास लेकर आता हूं। जैसे महेश्वरी जी कह रहे हैं ना कि आप स्कूलों को सुधार लीजिए और कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज का किसी देश के अंदर, वो है स्वास्थ्य। एक तरफ हम कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल आया, बेहतर सुविधा, बेहतर इलाज, जल्दी इलाज और उसके फायदे। लेकिन ये चीज सर स्कूल में नहीं आ पाती। आप बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ तो भी उसको आईआईटी के लिए कोचिंग लगेगी। आप बच्चे को शहर के सबसे महंगे, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ विद बेस्ट ऑफ द टीचर, लेकिन जो वो कैरिकुलम का डिफरेंस है, जो वो पूरा पैटर्न का डिफरेंस है, उस सबसे अच्छे स्कूल्स में से भी बच्चा आईआईटी तो नहीं कर पाएगा। इसलिए इस गैप को अलग तरीके से समझने की जरूरत होगी सर। बिल्कुल, देखिए, एक चीज मैं केवल कहूं कि हम लोग जो बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। हम बात कर रहे हैं शिक्षा को कैसे ठीक करने का, कैसे सुचारू करें। प्रमोद जी का भी बच्चा होगा, मेरा भी बच्चा है, मैं भी अपने बच्चे को कोचिंग में भेजूंगा क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि वो आईआईटी क्वालिफाई कर जाए। तो हम लोग बिल्कुल कोचिंग के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा
कहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं। और बिल्कुल जो सही प्रमोद जी ने कहा, मैं यही दूसरे सेगमेंट में उठाना चाहता था, आपके स्कूलों का क्वालिटी बदतर है। मौका लगे तो हम नहीं पढ़ाएं। आपको मैं अब डेटा देता हूं, आपके बड़े बड़े स्कूल के मालिकों के बच्चे और परिवार लंदन में रह करके अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दिला रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, साधन है, अच्छी शिक्षा के लिए वो बाहर भी। देखिए, एजुकेशन हैज नो कॉस्ट। आप जितना भी पैसा खर्च करें एजुकेशन में वो कम है। हम सब अपने अपने बच्चों पर खर्च करने को तैयार होते हैं, लेकिन आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं। कहां मिल रहा है आपको सरकारी स्कूलों में क्वालिटी? केवल 2 जगहों पर भारत में, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। स्कूल एजुकेशन का जो बजट है उसका मेजर कंपोनेंट केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय पर जा रहा है। इसलिए वहां बच्चे लोग भेज रहे हैं, वहां पढ़ा भी रहे हैं, और वो बच्चे बेहतर भी कर रहे हैं। जरा रेशियो निकाल के देख लीजिए, द बेस्ट स्कूल, नॉट इवन द डीपीएस, आई विल टेक दैट नेम, हम उसका नाम भी लेंगे कि डीपीएस के लिए दौड़ है, लेकिन उसके पहले लोग चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में हो। पर चाइल्ड कॉस्ट जो सरकार का है वो किसी भी स्कूल से ज्यादा है। मैं 2 बातों पर हिंट कर रहा हूं। आप पहले तो क्वालिटी एजुकेशन इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है, वहां साधन नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कैसे अच्छी पढ़ाई हो गई। दूसरा कि आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जो पैसा लगता भी है वो बेकार जाता है। इसलिए जरूरी ये है कि आप उसको ठीक करें। जब वहां ठीक नहीं होता है, आपके जो आम सरकारी स्कूल हैं या आपके जो दूसरे स्कूल हैं, वहां आप अगर गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो पेरेंट्स तो पहुंचेंगे ही, इसमें कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। और हमको लगता है कि अगर मान लीजिए अगर आपका स्कूल सब ठीक चलने लगे तो प्रमोद जी कोई नए काम सोच लेंगे। इनको दिखा के स्कूल ठीक नहीं चल रहा है, प्रमोद जी भी स्कूल खोल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? प्रमोद जी बढ़िया से स्कूल खोल लेंगे प्रमोद जी, लेकिन वो अब धीरे धीरे डाइसेक्ट करते हुए वहां तक आ रहे हैं। सर ने बताया कि जो आपने भी कहा वो बात कि भाई आपकी स्कूली शिक्षा का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब जो मैं सवाल उठा रहा था कि मान लीजिए मैंने वो स्टैंडर्ड ऊपर उठा भी दिया, आपने शहर के सबसे अच्छे सबसे महंगे स्कूल में डाला, वहां सबसे अच्छे शिक्षक है, लेकिन स्कूल क्या बोल रहा है? दक्षिण जाना है। कोचिंग क्या बोल रही है? उत्तर जाना है। क्यों? क्योंकि बहुत पैटर्न अलग है ना दोनों के, तो समस्या तब भी सॉल्व नहीं होगी। क्या इससे आगे जो ये कमेटी भी कह रही है कि अब आपको एग्जाम को रीअलाइन करना पड़ेगा, शब्दों में आसान लग रहा है, लेकिन क्या वैसा करके पहली बात तो कर पाएंगे? क्या हो सकता है ऐसा? क्योंकि आपके एंट्रेंस का तो पर्पस है से ज्यादा बच्चों को छांटना और क्रीम लेना, और स्कूली शिक्षा का पर्पस है से ज्यादा बच्चों को पास करना ताकि उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट आ जाए। या तो ये पर्पस चेंज करना पड़ेगा या सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपने जो लास्ट में बोला है वो तो बहुत ही मतलब कि जो पूरा क्रक्स ऑफ मैटर है कि ये दोनों एग्जाम अलग अलग क्यों है। बड़ी प्रॉब्लम रेगुलेटर की, आपसे बात ने पूछा उससे हटकर बता दो। रेगुलेटर में जो रेगुलेटर है वो क्या करता है? रेगुलेटर हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेट करता है, क्वालिटी नहीं करता, आउटकम नहीं करता। अगर आप सीबीएसई की भी गाइडलाइन देखेंगे तो किसी भी स्कूल को ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया हुआ कि आपका इतना % रिजल्ट आना चाहिए, इससे कम आ जाएगा तो हम आपको डीएफिलिएट कर देंगे। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है आपके पास 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, ये जरूर लिखा हुआ है कि आपका 20 बाई 25 का क्लासरूम होना चाहिए, ये जरूर लिखा हुआ है कि आपके पास बीएड फैकल्टी मेंबर होने चाहिए, पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बच्चों का कितना % पास आपका रिजल्ट आना चाहिए। जब तक स्कूल पर ये प्रेशर नहीं होगा, स्कूल हमेशा उसको एक डिस्प्ले सेंटर की तरह चलाएगा, जहां पर फैसिलिटीज बनाएगा, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगा, जहां पर वो एक तरह से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा कि लोग उससे अट्रैक्ट और वहां पर आए, परंतु वो एजुकेशन पे फोकस नहीं करेगा। और एजुकेशन पे फोकस नहीं करेगा तो फिर वो बच्चों को इनपुट जो रहेगा वो बोर्ड लेवल का या उससे लो लेवल का रहेगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा बाहर ट्यूशन जा रहा है कि नहीं जा रहा, उनको फर्क इससे पड़ता है कि मेरे पास कितने एनरोलमेंट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि रेगुलेटर को भी समझना पड़ेगा कि रेगुलेट क्या करें। रेगुलेट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेट होता है रूम की फैसिलिटीज, रेगुलेट ये होते हैं, कभी आउटकम नहीं होता रेगुलेट हमारे देश में। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। जैसे आउटकम रेगुलेट होने लगेगा, मुझे लगता है जो गैप आपने बोला था कि एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है तो आउटकम भी, प्रिपरेशन भी अलग अलग होगी, वो धीरे धीरे गैप नैरो होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप फोकस करेंगे क्वालिटी पर तो ऑटोमेटिकली क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ को पास होना है, कुछ को सेलेक्ट होना है, और वो जैसे गैप नैरो होगा
आई थिंक ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी परंतु कम हो जाएगी। बट रेगुलेटर हमारे यहाँ पे चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेट होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी मेंबर रेगुलेट होता है, परंतु आउटकम रेगुलेट नहीं होता हमारे यहाँ पर। शर्मा जी, अगर आउटकम को रेगुलेट करें तो बात बनेगी, क्योंकि एक हद तक प्रमोद जी सही कह रहे हैं कि स्कूल भी आजकल थोड़े फैंसी हो गए, थोड़े नहीं अच्छे खासे, कि स्विमिंग पूल है, घुड़सवारी है, 10 तरह की और विधाएं सिखाएंगे, लेकिन जो मेन जहां पर सारा मामला फंसा हुआ है शायद वहां पर स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। और सही कहा कि बोर्ड के बच्चों को 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबको ट्यूशन जानी पड़ती है। देखिए, आप अब स्कूल एजुकेशन को रेगुलेट कर ही नहीं सकते हैं। लगातार 1972 तक आपका जो एजुकेशन था, स्कूल एजुकेशन भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के देखरेख में चलता था। आपने 72 में अमेंडमेंट करके एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ले आया। अब स्टेट्स अपने एग्जाम या स्कूल एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं। हायर एजुकेशन में ये रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए सारे यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के गाइडलाइंस मानने पड़ते हैं। स्कूल एजुकेशन में स्टेट केंद्र सरकार के गाइडलाइंस मानने को बिल्कुल बाध्य नहीं है, क्योंकि कोई भी रेगुलेटर है ही नहीं। आपका स्कूल एजुकेशन का एक भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है आउटसाइड द गवर्नमेंट जो रेगुलेट करता हो एजुकेशन को। तमिलनाडु ने साफ कह दिया है कि मैं आपके शिक्षा नीति को नहीं मानता हूं, मैं अपनी शिक्षा नीति अपने बनाऊंगा। केरल नहीं मान रहा है, केरल अपनी शिक्षा नीति बना रहा है। स्कूल एजुकेशन में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, इसलिए आप रेगुलेट कर ही नहीं सकते हैं। अब ये क्यों स्थिति आई? जब सीबीएसई ने स्कूल एक्रेडिट किए तो उसमें बच्चे आने लगे कि भाई ये केंद्र सरकार के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री का रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, सीबीएसई का प्रेस्टीज है। जब स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में नहीं आने लगे तो वो लोग परेशान हुए कि मेरे स्कूल में लोग बच्चे नहीं आते हैं। सीबीएसई ने सबसे पहले मार्क्स फर्ज कर दिया, मॉडरेशन करके 89, 90, 95, 100% नंबर देना शुरू कर दिया। उसी तर्ज पर स्टेट ने दे दिया, स्टेट भी अपने मार्क्स मॉडरेट करने लग गया। अब सारे बोर्ड केओस में हैं, सारे बोर्ड में 100% नंबर आ रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है स्कूल एजुकेशन में। ये क्यों हुआ? ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, ताकि बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। सरकार ने जो गलती की थी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल के, उसको वापस करने की बात नहीं की। सरकार ने कहा कि अच्छा, तब हम हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए सीयूईटी देंगे, सीयूईटी एग्जाम करेंगे। आप जान रहे हैं और देख रहे हैं सीयूईटी का क्या प्रभाव हुआ। आपके ही चैनल पर मैं बहस में आया था जब सीयूईटी आया था, और हमने कहा था ये बहुत ही गलत डिसीजन हो रहा है। जो हाल नीट के कारण हुआ, साइंस के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, जो हाल यूपीएससी के कारण यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, वही अब आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्कूल में। और सीयूईटी आने के बाद पूछ लीजिए किसी भी स्कूल से, अब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी स्कूल में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीयूईटी के कोचिंग में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने जितने एग्जाम खड़े कर दिए हैं उससे तो ये चीज और बढ़ावा ही मिलेगा, क्योंकि कोई समानता ही नहीं है आपकी चीजों के अंदर। और आप जो बातें बता रहे हैं सर, वो मतलब हम गहराई में, जड़ों में देख पा रहे हैं आप कि कहां से ये चीजें शुरू हुई और कहां पे जाके आपको करेक्शन करने होंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट का जो कोचिंग वाला पार्ट है उस पर आते हैं। नीट जो जेई हो ऐसी, स्कूल की परीक्षा जैसी, क्योंकि एक सरकारी कमेटी जो कि अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द ही सौंपने वाली है, उसमें सिफारिशें ये आई हैं कि देश का ये जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है इसको बदला जाए। एक तरफ कोचिंग्स को कंट्रोल में लिया जाए, उनके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाए, और दूसरी तरफ जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है और आपके स्कूल की पढ़ाई है, बोर्ड की पढ़ाई है, उसमें एक अलाइनमेंट लाया जाए ताकि कोचिंग पर डिपेंडेंसी कम हो। अब और विस्तार से रिपोर्ट आने के बाद भी बात होगी, लेकिन आज हम उसका एक आधार बना रहे हैं। ब्रेक से पहले बात हुई कि कैसे आपके अलाइनमेंट को देखा जाए, वहां क्या समस्या है वो समझने की कोशिश की। अब हिस्सा आता है कोचिंग का। प्रमोद जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए कंट्रोल ही क्या करना और उनके लिए नियम कायदे क्या बनाना कोचिंग के लिए, कोचिंग बंद खत्म इस देश के अंदर से, क्या होगा? नहीं, ये करा जा सकता है। ये तो चाइना में तो किया ही गया है। चाइना में तो कोचिंग को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, वहां पे सिमिलर कल्चर था तो वहां पे बंद कर दिया गया। आप कर सकते हैं, परंतु अगर आप कोचिंग बंद कर देंगे
तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि नोबडी विल टेक द एजुकेशन वेरी सीरियसली। आज जो स्कूल का काम है वो कोचिंग करा रहा है। जो स्टूडेंट की सब्जेक्ट की नॉलेज, बेसिक नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे जो बनती है वो थोड़ा बहुत स्कूल करता है, परंतु जो उसको परिपक्व होना होता है कि ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो सके, वो काम तो आज कोचिंग कर रहा है। क्योंकि उस सब्जेक्ट की जो गहराई है उसको तो कोचिंग पढ़ा रहा है। आप बंद कर दीजिए तो आपको कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा, या कॉलेज में ऐसे बच्चे आएंगे जो स्कूल शिक्षा से कुछ भी सीख कर नहीं आएंगे, बस उनमें से जो ठीक सबसे बढ़िया कर रहा होगा वो पहुंच जाएगा। आज ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ बच्चों को तैयार कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, बट आप उसको इस परिप्रेक्ष्य से भी इस तरीके से भी देखिए कि वो उन बच्चों को साइंस के उन कंसेप्ट को उस लेवल पर समझने, सोचने और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं जिसकी जरूरत है एक हायर एजुकेशन के लिए, जो कि काम स्कूल को करना चाहिए। आप बंद कर दीजिए, आप फ्लडेड हो जाएंगे हायर एजुकेशन में ऐसे लोगों से जिनके बेसिक फंडामेंटली क्लियर नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम वहां पर शिफ्ट हो जाएगी। जी नहीं, इसीलिए मैंने महेश्वरी जी आपसे ये सवाल पूछा कि अगेन वो जड़ क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे। तो आपका जो जवाब है वो इनडायरेक्टली फिर से ये कह रहा है कि एग्जैक्टली आपकी जो स्कूल की पढ़ाई है वो होते होते इतनी रिडंडेंट हो चली है। अभी आरोप प्रत्यारोप बड़ा आसान है, क्योंकि कोचिंग है इसलिए स्कूल में नहीं पढ़ाते, माता पिता भी उधर ही भेज देते हैं, वो भी बच्चे से कहते हैं कि मत जाओ। और ये ऐसा नहीं कि ये आज हो गया, ये हमारे समय से, मतलब मुझे याद है मेरे स्कूल डेज में भी 11th-12th में कोई क्लास में ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि किसी कोचिंग में सुबह सुबह उठ के जाना है, वहाँ पे 2-3 घंटे बिताने हैं, और स्कूल को भी अच्छा लगता था। मेरे यहाँ आईआईटी में इतने निकले, मेरे यहाँ पीटी में इतने निकले, तो सिस्टम बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया। अब शर्मा सर, ये जो सिफारिशें आ रही हैं या आएंगी, क्या ये उतनी दमदार हैं या ये उस सही जगह पे पिन पॉइंट कर रही हैं कि हम जो सुधार लाना चाहते हैं या जो चेंजेस देखना चाहते हैं वो आएंगे? बहुत सुंदर। मैं चाहता था कि ये प्रश्न आप पूछें। जरा कमिटी जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए और उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लीजिए और टाइटल ही देख लीजिए। कहता है एग्जामिनिंग रूट कॉज ऑफ कोचिंग कल्चर, कर्बिंग डमी स्कूल्स एंड मेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेस कोचेबल। लेस कोचेबल, ये पॉसिबल है क्या आपके लिए? आपका काम है स्कूल चलाना, वो चला तो सक नहीं रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कमिटी हमने बनाई है जो ये देख के बचाएगा कि कैसे एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेस कोचेबल बनाएं। आप ये बात अब सोच रहे हैं। और जो कमिटी में लोग हैं, कोई भी स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई भी स्कूल में गया हुआ व्यक्ति नहीं है। जरा देख लीजिए किन 9 लोगों का समिति आपने बनाया है, वो कभी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्कूल क्या है। अरे प्रमोद माहेश्वरी को बैठा लेते, वो जानते हैं स्कूल क्या है, वो जानते हैं कोचिंग में क्यों आ रहे हैं, वो ज्यादा बढ़िया बता देते। लेकिन वो लोग कर रहे हैं जिसको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आपने 3 इनवाइटेड मेंबर्स उसमें बुलाए हैं, एक केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल, एक नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल इस प्राइवेट स्कूल का जिसको सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नॉमिनेट करेगा। हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी जो है उसको स्कूल्स पता है क्या? मैं इसलिए ये कमेंट कर रहा हूं, ये आई है क्योंकि आप नीट में फंसे हुए हैं और आप देश को ये बताना चाह रहे हैं वी आर सीरियस अबाउट स्कूल एजुकेशन, हम आपके बच्चों के बारे में बड़े चिंतित हैं, इसलिए हम कमिटी बनाए हैं, और ताकि फोकस आपका पूरा चला जाए इस कमिटी पर। आप बिल्कुल सीरियस नहीं है, आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। आप स्कूल एजुकेशन को ठीक करिए, इस कमिटी में तो बिल्कुल गॉट योर पॉइंट सर। ये आपने बिल्कुल आपने पिन बिल्कुल जिसे कहते हैं नब्ज पे हाथ रखा। और मुझे ये लगता है, और इसीलिए मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा है कि ये जस्ट एक खबर और उस पर एक शो कर देने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और चलिए कमेटी बनी, इसी बहाने इस पर बातचीत शुरू हुई कि इस स्कूली शिक्षा, कोचिंग सिस्टम, हमारे बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन, अब तो क्यूट वगैरह सभी जगह जैसा आपने कहा एडमिशन का सिस्टम, वो पूरे एंट्रेंस एग्जाम, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कोहेसिव और भागीरथी टास्क करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये सिस्टम यहाँ से और ख़राब होता चला जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ एक एपिसोड की बात नहीं रहेगी, सिफारिशें आ जाएं, एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाएं, एग्जैक्ट आ जाएं,
फिर हम आप दोनों को आमंत्रित करेंगे और मुझे लगता है इस पर 2, 3, 4 एपिसोड जितने लगे उतने की एक सीरीज हम सीरियसली बैठ के करेंगे कि एग्जैक्टली वो परिवर्तन आएगा कैसे, वो सिस्टम बनेगा कैसे। हम सिर्फ एक की चीज को दूसरे पे ढोलें, बहुत सारे नियम कायदे कानून बना दे और उन नियम कायदे कानूनों का क्या होता है, कैसे उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, वो अभी हमने हाल फिलहाल में कई एंट्रेंस एग्जाम में होता हुआ देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का और दर्शकों का भी, लेकिन इसी वादे के साथ कि दोबारा इस विषय पे और गहरी और लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। नमस्कार।